अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज वजीर आजम के सख्त रद्दअमल से। इमरान खान इंतहा पसंद मगरबी सियासतदानों पर फट पड़े। कहा, होलोकॉस्ट से मुतालिक मनफी तबसरे पर सख्त सजाएं तो फिर शान रिसालत में गुस्ताही की खुली छुट्टी क्यों? वजीर आजम ने 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों की दिल आजारी पर माफी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि कालादम तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई रियासती अमलदारी को चैलेंज करने पर की गई। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कानून से बालातर कोई नहीं, वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, हमारी हुकूमत ने कालादम तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई रियासती अमलदारी को चैलेंज करने पर की। उन्होंने गली कूचू में फसाद फैलाया, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए। आजादी इजहार राय की आड़ में शरंगेजियों को हवा देने वाले मगरबी तबके और दाएं बाजू के इंतहा पसंद सियासतदानों पर भी वजीर आजम की कड़ी तनकीद। कहा, हम उन इंतहा पसंदों से भी मुतालबा करते हैं कि 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों की दिल आजारी पर माजरत करें। वजीर आजम का कहना था कि मगरबी हुकूमतें रसूल पाक की शान में गुस्ताही के जरिए मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए भी वही सजा रखें जो हॉलोकास्ट के खिलाफ गुफ्तगू पर दी जाती है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पंजाब के अफसरान को धमकियां दी तो हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, लीगी रहनुमा ने शिद्दत पसंद गिरोह और बानी एमकेएम जैसी जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने वाज़ेह किया कि TLP के खिलाफ कार्रवाई किसी मुल्क के मुतालबे पर नहीं की गई। राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और दीगर अफसरान हैं उनके साथ तकरीबन वही जुबान इस्तेमाल की जो इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल की। ये जुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने इस्तेमाल की थी। ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियां दे, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे कोई और बच्चा बलूगड़ा हो। PMLN का सियासत करनी है, पाकिस्तान के आइन की हदूद में रह के करनी हो। नया अल्ताफ हुसैन बनने का कभी कभी शौक आ जाता है। ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। जाती उम्रा में कोई घर गिराने का कोई प्रोग्राम किसी का नहीं। फितना था, उसके ऊपर हुकूमत ने एहसन तरीके से काबू पाया। ये हमारा अपना इंटरनल फैसला था। किसी बैनुल अक़वामी ताकत ने उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। TLP ख़त्म हो गई है। बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी एग्रीमेंट होंगे या बातचीत होगी वो तो वैसी हो गई। हुकूमत के एक्शन पर राना सना का रिएक्शन। कहते हैं फवाद चौधरी मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज कराएं। किसी अफसर को खबरदार करना धमकी नहीं। धमकी वो होती है जब कहता तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। लीगी रहनुमा ने समा के प्रोग्राम नया दिन में मजीद क्या कहा, देखिए। मैं तो वेलकम करता हूँ फवाद चौधरी साहब के इस बयान को। बल्कि मैंने तो कहा है कि फवाद चौधरी साहब खुद बने और मुद्दई बन के जो है वो पर्चा दर्ज करवाएं। मैं इंशाल्लाह इसको डिफेंड करूंगा कोर्ट ऑफ लॉ में। किसी अफसर को या किसी भी बंदे को जो एक गैर कानूनी अमल का हिस्सा हो, उसको वार्न करना, उसको खबरदार करना धमकी नहीं है। धमकी ये है कि मैं अगर कहूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। राना सनाउल्लाह के बयान पर वजीर आला पंजाब का सख्त रद्दअमल भी सामने आ गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोई भी अफसरों को धमकी देगा तो खामोश नहीं बैठे रहेंगे। धमकियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोई सरकारी अफसर करप्ट होले के दबाव में नहीं आएगा, कार्रवाई जरूर होगी। ये कहना है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। रद्दअमल देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि खामोश नहीं बैठे रहेंगे, धमकियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बुलेटिन में जानिए, तौसी मिली और बैठक लगी। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं कि रायवंड के महलों में जलजला आया हुआ है। जिले सुबहानी को खुश करने के लिए कनीजों और दरबारी एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ हैं। ये लोग जिस क्लेम को वावेले के साथ जोड़कर एराजी को अपनी मिल्कियत साबित करना चाहते हैं वो जाली साबित हो चुका।
जाती उम्रा के हवाले से क्लेम को ये वावेले के साथ जोड़ के अपनी मलकियत साबित करना चाहते हैं, वो क्लेम जाली साबित हो चुका है। जिले सुबहानी वजीर आला पंजाब थे जब ये क्लेम जो है उसके तहत इस जमीन पे कब्जा हुआ। के महलों में एक जल्जला आया हुआ। कनीजे और दरबारी जो हैं वो एक दूसरे पे बाजी ले जाने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि देखें मियाँ साहब हम कितने वफादार हैं, आप बाहर बैठे हैं लेकिन हम आपके दीवारों की हिफाजत कर रहे हैं। मनशियात फरोशी का चैंपियन है, उसने सरकारी एहलकारों को, इंतजामिया को सरेआम ललकार के धमकियां दी हैं। इवन भी फील्ड महल में हर तरह की आसाइश को छोड़ के वो जाती उम्रा महल में नहीं आएंगे। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान भी कुर्बान। किसी भी इंडिविजुअल को ये हक और इख्तियार नहीं है कि वो डंडे से डिक्टेट करे। किसी को भी स्टेट विद इन स्टेट कायम करने की इजाज़त है, वो नहीं दी जा सकती। और मालियाती स्कैंडल में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। जहांगीर तरीन के 30 से ज्यादा हमख्याल MPAs और MNAs का इजलास हुआ। बाज़ अरकान की जानिब से इस्तीफों की पेशकश भी हुई जिसे फिलहाल मुस्तरद कर दिया गया। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। बैंकिंग अदालत में जहांगीर तरीन की पेशी, अली तरीन, राना नसीम अहमद और आमिर वारिस की भी हाजिरी मुकम्मल की गई। जहांगीर तरीन के वकील ने कहा कि FIA ने बहुत तफसील तलब की है जो फौरी तौर पर फ्राहम करना मुमकिन नहीं। उनसे पीर तक का वक्त लिया गया है, अबूरी जमानत में तस्दीक की जाए। इस मौके पर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत कानून के मुताबिक जो फैसला देगी हमें मंजूर है, जिस पर जमानत में 3 मई तक तस्दीक कर दी गई। समात के मौके पर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज और PTI रहनुमा इसहाक हाकवानी भी जहांगीर तरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुँचे। कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए। जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का उसका भी जवाब देंगे। जहांगीर तरीन के हमायती 30 से जायद अरकान कौमी व सूबाई असम्बली का इजलास भी हुआ जिसमें सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में बाज अरकान ने मुस्तफी होने की पेशकश की, ताहम फौरी तौर पर इस्तीफों के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया गया। इन हम ख्याल अरकान का आइंदा इजलास 21 अप्रैल को होगा। कैमरामैन खाविद महमूद के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि उनके खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं। एक में भी चीनी की कीमत बढ़ने और शुगर माफिया का जिक्र तक नहीं है। फर्जी कहानी बनाकर साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये केस तो FIA का बनता भी नहीं था। हर बार ये बात चलती है कि शुगर माफिया कार्टेल का मसला है, वो चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक तीनों FIR में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR है, 3 चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है। मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मैं मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद है। SECP के पास होने चाहिए। ये कॉर्पोरेट मैटर है, FIR काम बनता ही नहीं, मगर उन्होंने फिर भी अगर FIR की है उसको मैं फेस करूँगा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें शुरू होऊंगा। तहरीके इंसाफ में वो कौन से चेहरे हैं जो आपके खिलाफ हैं? समा के रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के सवाल पर जहांगीर तरीन गड़बड़ा गए। कैफियत ऐसी हुई गोया जॉन एलिया ने पूछ लिया हो कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। आप नाम क्यों नहीं लेते? शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, भाई चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन कर रहे हैं, खुलकर नाम तो बता देना। मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन कर रहे हैं, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह। बाद में नाम बता दे। मुझे नहीं पता।
वो नाम बता दें। मैं बता कौन है। नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? सर असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, आजम खान है, शहजाद अकबर है, कौन है? एक नाम तो ले दे, कौन है इन चारों में से? ईद और रोज़ों का बताना साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत का काम नहीं। नए वजीर शिबली फराज ने फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर चांद की रोयत के फैसले से मुतालिक बड़ी बात कर दी। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर बोले, हमारे अरकान की पहली हमदर्दी इमरान खान और पार्टी नजरिए से है। शौकत तरीन और शिबली फराज ने बतौर वफाकी वज़रा हल्फ भी उठा लिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। विफाकी काबीना में तब्दीली के बाद नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर खजाना शौकत तरीन और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज से हल्फ लिया। नए वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की हल्फ उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अपने पेशरो फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर चांद की रोयत के फैसले से मुताल्लिक बड़ी बात कर दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है कि ईद कब है और रोज़ा कब है। ये तो एक उसके तौर पे तो हो सकता है, एक मजाक के तौर पे। जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप से मुताल्लिक सवाल। शिबली फराज बोले, पीटीआई अरकान के लिए वजीर आजम और पार्टी से अहम कोई चीज नहीं। मुल्क लूटने और बदअमनी फैलाने वालों के साथ समझौता हरगिज नहीं होना चाहिए। ये कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। इसमें किसी तरह से भी अगर कोई ये एलिमेंट हो कि जिसमें कंप्रोमाइज होता हो, कानून इंसाफ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जाहिर है कि हमदर्दियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो पहली हमदर्दी है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है और पार्टी के नजरिए के साथ है। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज विफाकी काबीना में तब्दीलियां करते हुए शिबली फराज को वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी बनाया था, जबकि शौकत तरीन को वजारत खजाना की जिम्मेदारियां दी गई हैं। और फवाद चौधरी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से गए तो साइंस ही बदल गई। नए वजीर की साइंस में चांद, ईद, रोजा जैसे चैप्टर ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है कि ईद कब है और रोज़ा कब है। ये कैसी साइंस है जिसका सबक वजीरों के साथ बदल रहा है? पहले यही वजारत चांद के चक्कर पे चक्कर लगा रही थी। चांद 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 चांद। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है कि 20 साल से चांद देखने वालों को आसमान नहीं एप्लीकेशन दिखा रही थी। फवाद चौधरी का ये अंदाज और अमल जाहिलाना है। फवाद चौधरी तो चांद पर जाने के मंसूबे बना रहे थे। प्राइवेट टूर्स जो हैं चांद के, वो अगले 10-15 सालों में मुमकिन हो सकेंगे। तो फिर आप कैसे जो है उस सिचुएशन को कैसे कैटर करेंगे? किस्मती से इतना ज्यादा काम नहीं हुआ। हमारे पिछले जो मिनिस्टर थे, मगर फवाद चौधरी के जाते ही उनकी साइंस भी खत्म हो गई। अब नए वजीर की साइंस में रुयते हिलाल नाम का कोई चैप्टर ही नहीं। शिबली फराज ने साफ कह दिया, चंदा मामा दूर के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है कि ईद कब है और रोज़ा कब है। तो ये तो एक उसके तौर पे तो हो सकता है, एक मजाक के तौर पे। अल्लाह तेरा भला करे। आज पहली दफा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी बड़ी हलचल। एक ही दिन में 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी मुस्ताफ़ी हो गए। मुशीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला को भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें अपने हल्के पर तवज्जो देनी है। मुआविन खुसूसी बराए एक्साइज़ एंड टैक्सेशन गिज़ैन जमाली और मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्लाह भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने काबीना के 3 अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला महमूद खान ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। बुलेटिन में जानिए, कराची वालों को काले पानी की सजा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अवामी हाकमियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। एहतसाब का मंतरा पिट गया है, इनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। सिलेक्शन के खिलाफ हैं, खा किसी की भी हो। वह इंसदादे मनशियात अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सेलेक्टेड टोले ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये आप बुखला चुके हैं, क्योंकि इनका एहतसाब का और करप्शन का जो मंत्रा था, जो बयानिया था, वो अब पिट चुका है। कौन कंटेनर पे चढ़ के कह रहा था कि मैं 4 तारीख को लाहौर जाऊंगा, लाहौर बंद करूंगा, 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, फिर मैं 16 तारीख को पूरा पाकिस्तान बंद करूंगा। पीपल्स पार्टी हमारे साथ
एक मामले पे, 2 मामलों पे मुत्फिक थी। अगर आज किसी मामले पे अगर अदम इत्तफाक हो गया है तो आने वाले कल जो है दोबारा जो है वो इत्तफाक हो सकता है। सिलेक्शन के खिलाफ हैं। सिलेक्शन कोई भी करवाए, किसी की भी हो, ये सिलेक्शन का अमल जब तक जारी रहेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मरियम नवाज 24 अप्रैल को कराची आएंगी और NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। मरियम नवाज NA 249 में अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगी। कराची दौरे में मरियम नवाज पार्टी रहनुमाओं के अलावा बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगी। नॉर्थ कराची में रमजान के दौरान भी पानी की लाइन में गटर का पानी आने लगा। मकीनों को खाना पकाने में तो मुश्किलात हैं ही, वजू के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है। शहरी किस अजियत में मुब्तला हैं, दिखाएंगे मोहम्मद अली हफीज अपनी रिपोर्ट में। रमजान के इस मुकद्दस महीने में आपके घर अगर गटर मिला पानी आए तो किन मुश्किलात का सामना होता है, आइए आपको दिखाते हैं। काला पानी आता है, उसमें भीग आती है, पीने काबिल नहीं है। लोग भरते हैं पानी, अच्छा था पानी, वो भी खराब हो जाता है, उसको भी फेंकना पड़ता है। काला शिया पानी आता है भाई, हम तो तरस गए पानी के लिए। तो जितने तो शर्म आनी चाहिए कि इतने बाबरकत महीने के अंदर उन्होंने हमको ये पानी दिया है। वाटर बोर्ड वाले नाश्ते का पानी पिएंगे, लेकिन इस गरीब कौम को, इस कौम को गंदा पानी पिलाएंगे। क्या MD वाटर बोर्ड इस पानी को पीना पसंद फरमाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को गंदा पानी पिलाएंगे? पानी की बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत बेजार हो गए यहाँ पे। ये वाटर बोर्ड वाले अपना पानी, ये वाला पानी पिलाएंगे अपने बच्चों को, अपने घरों में ये इस्तेमाल करेंगे या वजू बनवाएंगे, ये बताएं। काले पानी घरों में आने के सबब सेक्टर 11E नॉर्थ कराची के मकीन शदीद अजाब में मुब्तला हैं। इनका कहना है कि मुतालिका हुकाम फौरी तौर पर यहाँ पर साफ पानी की फराहमी शुरू करवाने के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने वज़ीर आला सिंध पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। हलीम आदिल शेख का कहना है कि मुराद अली शाह ने ट्रैक्टर्स की सब्सिडी में 7 अरब रुपए की करप्शन की। राशन देकर हारियों के शनाख्ती कार्ड लिए, जिसका रेफरेंस आ रहा है 13 साल में कराची को पानी मिला, ना ही एक बस दी गई। आपके बाद तरबियत याफ्ता वजीर खजाना 13 साल से बैठा हुआ है, इनका नाम है सैयद मुराद अली शाह ऑफ 7। ऐसा वजीर खाना आपको ही मुबारक हो जिसकी मौजूदगी में ट्रैक्टरों की सब्सिडी में 7 अरब रुपए राशन के नाम पे हारियों को बुलाया, उनसे कहा आप राशन दे रहे हैं, 500 रुपए के राशन का कट्टा दिया, शनाख्ती कार्ड ले लिया, उनके शनाख्ती कार्ड पे 6-6, 8-8 लाख के ट्रैक्टर लिए पंजाब में बिकवा दिए। 7 अरब के ट्रैक्टर इसी मुराद अली शाह साहब ने, रेफरेंस तैयार है, अनकरीब ये भी आने वाला है। 13 साल से कराची की एक बूंद पानी के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपके तो मिनरल वाटर की जगह पे भी आप जामे सेहत आप लोग पीते रहे। 13 साल से सब जामे सेहत पी रहे हैं। 13 साल में आपने एक भी बस नहीं दी। पिछली कैबिनेट में आप कह रहे हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे। सिंध से आपकी हुकूमत की रवानगी का वक्त हुआ चाहता है पीपल्स पार्टी की। ये जो नया मलील एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें नालों के अंदर प्लॉटों की कटाई हो रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के इन्हीं वुज़रा की फलीर के लोगों की सरपरस्ती में नदी के अंदर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। जाइए अभी चेक कीजिए। एक वो मिस्कीन जिसकी नौकरी चलती है झूठ बोलने के ऊपर, एक बिसीरी उसी शक्ल लेकर भीगी बिल्ली की तरह पहुंच गए। अरे खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, खान साहब ने तो थर को 2 ट्रक नहीं दिए, खान साहब ने तो मेडिकल यूनिट नहीं दिए। मुफ्ता वहाब साहब फरमाते हैं, मुफ्ता वहाब साहब जरा सिर्फ बोलने पे यकीन ना रखो, कुछ पढ़ने पे भी यकीन कर लो। इस नौकरी में पढ़ना भी जरूरी है। जो 15 लाख आपकी तनख्वाह है, पढ़ लिख के आया करो। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाकी हुकूमत ने जज़ायर पर सिंध हुकूमत के खत का जवाब सदारती ऑर्डिनेंस से देकर बदनीयती का मुजाहरा किया। हमारा मौक़िफ़ था कि जजीरों के मामले पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। तरक्की की कोई चीज़ हो सिंध के लिए, सिंध की आवाम के लिए, उसमें सिंध गवर्नमेंट हमेशा हाजिर है। अगर इनकी नीयत साफ़ होती तो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने इनको मुस्बत जवाब दिया था, लेटर लिखा था जिसको वो NOC कहते हैं, वो एक हमारा एक लेटर था जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी थी, तो उस पर आकर बात करते तो फिर तो इनकी नीयत ठीक थी। ये जो ऑर्डिनेंस निकालना है इसमें इनकी बदनीयती भी शामिल था।
वजारत आबी वसाइल में 700 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हैं। सरकारी खजाने का खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल किस किस मद में हुआ, इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में जानिए। इसे कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। वजारत आबी वसाइल ने कौमी खजाने के खरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रवां माली साल जारी रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खजाने से मजमूई तौर पर 792 अरब 85 करोड़ रुपए कवायद के खिलाफ खर्च हुए। सबसे ज्यादा 475 अरब 59 करोड़ की बेज़ाब्तगियाँ मुख्तलिफ मंसूबों के लिए सामान की खरीदारियों में हुई। ठेकों की फराहमी में 6 अरब 56 करोड़ और मंसूबों के डिजाइन में 2 अरब 85 करोड़ की बेकायदगियाँ भी सामने आ गयी। दीगर कई मामलात में भी 299 अरब रुपए से जायद फंड्स के खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल की निशानदेही की गई है। बड़ी माली बेज़ाब्तगियों के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिफारिश कर दी गई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। सुप्रीम कोर्ट का बेंच 19 अप्रैल को जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की दरखास्त की समाअत करेगा। बात करेंगे इसी पर। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। बताइए खबर की तफसील जुल्करनैन। देखिए, जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की जानिब से फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी। जस्टिस फायज ईसा जब अपने दलाइल दे रहे थे लाइव ट्रांसमिशन की पिटीशन पर, उस दौरान फवाद चौधरी की जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए थे जिनमें जस्टिस फायज ईसा पर तनकीद की गई थी। उसके खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई थी जिसको अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया और 19 अप्रैल को जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। तफसील के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। किसान ने 1 किलो आलू 20 रुपए का आड़ती को बेचा। पहले आड़ती ने 2 रुपए का खर्चा निकाल कर 8 रुपए मुनाफा कमाया और यूं 30 रुपए का 1 किलो आलू दूसरे आड़ती को बेचा। आलू की दर्जाबंदी करके नई बोलियां लगी। दूसरे आड़ती ने वही आलू अब 50 रुपए फी किलो में बेच दिया। आम दुकानदार ने 60 रुपए फी किलो बेचकर 10 रुपए खरे कर लिए। रमज़ान के मुबारक महीने का आगाज होते ही सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आलू की कीमत भी चंद दिनों में 20 रुपए किलो तक बढ़ गई। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। आलू मियाँ कहाँ गए थे? आड़तियों के हाथ में खेल रहे थे। नज़्म आपने सुनी? अब सुनिए आलू की गजब कहानी। आलू मियाँ ओकाड़ा से लाहौर की मंडी में बिकने के लिए निकले। 3 घंटे का सफर झटपट तय हो जाना था। बीच रास्ते ट्रक को ब्रेक लगी तो आड़ती ने कीमतों की रफ्तार बढ़ा दी। आलू की कीमत में चंद घंटों में 15 रुपए का इजाफा, यानी आलू डायरेक्ट मंडी चला जाता तो 35 रुपए बोली लगती। सड़क पर रुक गया तो 50 रुपए में नीलाम हुआ। आलू मियाँ भी ऐसी कहानी पर चकरा जाएं। माफिया जो वो कमा रहा है, पैसे वाला कमा रहा है। माफिया को तो हुकूमत हाथ नहीं डालती। ज्यादा ज्यादा किसान पे या मजदूर जो बेचने वाले इन पे तो हाथ डल जाता है। कोई आड़तियों के बगैर मंडी का काम नहीं है। आड़तियों के दरमियान में से यहाँ तो आड़तियों के निकाले हुकूमत हमें डायरेक्ट दे। कमीशन को गवर्नमेंट ले ना, जो कमीशन आड़तिये ले रहे हैं वो गवर्नमेंट ले। घबराइए नहीं, ये आड़तियों का कीमत बढ़ाने का पुराना बहाना है। कभी डिमांड सप्लाई की कहानी तो कभी बरसात का रोना। भला कौन से ट्रक बीच रास्ते से वापस खेतों की तरफ गए होंगे? ट्रक तो बादामी बाग की मंडी में मुसलसल आ रहे थे, वो भी बिला नागा। ये अपने मन माने रेट लगा रहे हैं। महंगाई, ये मसनूई महंगाई की हुई है इन्होंने। लेकिन अवाम को महंगाई का कोई ना कोई जवाब तो बताना ही था, तो आड़तियों और मंडी ताजरों ने ये कहानी बना ली। पहले नंबर पे ये रमजान शरीफ है, दूसरे नंबर पे ये रास्ते बंद हुए हैं 4 तरफ के, इसलिए ये बहुत महंगाई हो गई। आज 5 किलो 250 रुपए का, पहले 5 किलो 150 रुपए का था। किसान से फी किलो 20 रुपए में खरीदा जाने वाला आलू आज आपको कम से कम 60 रुपए फी किलो का मिल रहा है। मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कितना मुनाफा कमाना जायज़ होता है। इस पर दुकानदार और होलसेलर क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। चीनी की जो इस वक्त हमें हुकूमत ने पाबंद किया है, उसमें 3 से 4 रुपए प्रॉफिट भी नहीं बनता। हमें कम से कम इस पे 12 से 13% प्रॉफिट दिया जाए।
दाल और चने पे 10% प्रॉफिट होना चाहिए। भाईजान मेरा काम है तरबूज का, मेरा ख्याल है 5% मुनाफा होना चाहिए तकरीबन हर चीज़ पर, तरबूज पर, हर फ्रूट पर। मुनाफा हमारा 7 से 8% जो है मुनाफा होता है इसके ऊपर, तो ये जायज़ मुनाफा है, इसलिए हमारा हक है। मुनाफा 10% होता है, जो अमूमन जो सरकारी तौर पे भी 10% जो रिटेलर है। खजूर पे 8 से 10% मुनाफा होना चाहिए, क्योंकि ये है ऑफ सीज़न की और ये सब्ज़ी की तरह है, क्योंकि ये इसमें जो है गली सड़ी भी निकल जाती है। ये चीनी और घी में तो मैं समझता हूँ 1% नफ़ा बहुत ज़्यादा होता है और ये इससे ज़्यादा ले नहीं सकते। 1-2% से ज़्यादा नफ़ा है ही नहीं, नफ़ा तो लेते परचून वाले, होलसेल को नफ़ा है ही नहीं। महंगाई का सबब जो है वो माफियाज हैं, वो माफियाज जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं और उनका गठजोड़ जो है वो हुकूमती एहलकारों के साथ है और इंतजामिया के साथ है। आज से जो है तकरीबन सारे खर्चे मिला ख़त्म करके तो 10% कारोबारी अफराद को जो है प्रॉफिट कमाना चाहिए, जिसमें 2.5% जो है खुदा की राह में खर्च करना चाहिए। हाथ जोड़ के उनसे ये बिन्नत करता हूँ, ये उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ से कम इस माह रमज़ान के महीने में लोगों को रिलीफ दें, मुनाफा कम से कम कमाएं, और मैं तो कहूँगा मुनाफा ना ही कमाएं, अपनी कॉस्ट पे दे दें लोगों को। चले अगर अपने आप पल्ले से नहीं दे सकते, कॉस्ट पे दे दें, इसमें आपको अल्लाह की तरफ से मुनाफा मिलेगा। रमज़ान मुबारक में दानिस्ता तौर पर एक चीज़ को शॉर्ट कर दिया जाता है, या एक चीज़ वाफर मिकदार है लेकिन कार्टन्स बना दी जाती हैं, उस पर मोनोपोली कायम कर दी जाती है, जिससे इस वक्त फलों की कीमतें मैं देख रहा हूँ, तो ये ज़्यादती है, जुल्म है, हराम है। तो इस मामले पे ताजिरों की राय तो आपने सुनी, अब दीन इस्लाम इस पर क्या हुक्म देता है वो भी देखिए। आखिरत की फिक्र होगी तो इंसान उस वक्त दुनिया में लोगों का इस्तेहसाल नहीं करेगा, तो गोया के रेट तय करने में जो पहली चीज़ आ जाएगी वो इस्तेहसाल आ जाएगा कि क्या आपकी प्राइस तय करने में मुआशरे का इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा। मिलावट नहीं करनी चाहिए और मुनासिब हद तक जो है मुनाफा वो हमें कमाना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से मुनाफा कमाएंगे तो अल्लाह की तरफ से उस बंदे को सजा दी जाएगी। कि शरह अगर इतनी बढ़ जाए कि जिसके नतीजे में ये महसूस हो कि यहाँ एक हिर्स और एक लालच और एक तमा का जज्बा पैदा हो गया है, और ये आम लोग जो इस शय की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, ये उनको महंगे दामों उनकी ज़रूरत की खातिर बेच रहा है, तो ऐसा शख्स जो है वो लाजिमन उसी कानून के तहत देखा जाएगा कि जिस कानून के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जुर्म को देखा जाता है। हराम माल से दी गया सदका कबूल नहीं होता, हराम माल से किया गया हज कबूल नहीं होता, हराम माल से कराई गई किसी को इफ्तार अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, हराम माल से किया गया कोई खैर का अमल कबूल नहीं होता। पाक अगर अल्लाह की बारगाह में लगाना है तो उस माल को भी पाक अंदाज से कमाइए। मैं कितनी लकी हूँ, ऐसा शौहर किसका होता है जो हर महीने सोने का हार बना कर दे। ये हार हलाल के पैसों का है तो मुबारक हो, लेकिन अगर ये हराम के पैसों का है तो कयामत के दिन ये सोने का नहीं, आग का हार होगा, आग का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। सियालकोट और गुजरांवाला में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म है, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। 220 रुपए 5 किलो बेच रहे हैं और 44 रुपए फी किलो बेच रहे हैं, और बाहर जो माफिया है वो 60-70 रुपए किलो बेच रहा है और इल्ज़ाम मंडी के ऊपर लगा रहा है। रमजानुल मुबारक का लिहाज ना ही आखिरत की फिक्र, सियालकोट में नाजायज मुनाफाखोरी जोरों पर। तो कितने रखे हैं? 2000 रुपए? नहीं 2000। मंडी से 44 रुपए मिलने वाले आलू की रिटेल कीमत 50 रुपए मुकर्रर है, मगर दुकानदार बजिद हैं कि वो महंगा ही बेचेंगे। सर हमने 60 रुपए कम से नहीं बेच सकते सर, हमने 60 ही देना जनाब, आप जो होता कर लेना। 55 रुपए में मुझे आलू पड़ रहा है, ठीक है, 60 रुपए में आलू में बेच रहा हूँ, 60 से नीचे मैं नहीं बेच सकता। गुजरांवाला में भी नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम देने वाला कोई नहीं, फी किलो सेब पर धड़ल्ले से 90 रुपए तक मुनाफा कमाया जा रहा है। सरकारी रेट इसका 110 रुपए किलो है, आप 200 रुपए में क्यों दे रहे हैं? वो दूसरा छोटा होता है, ये पीछे से महंगा है। हम तो लाल कुमार 190 पे हमें खुद खरीद कर 200-210 रुपए बेच रहे हैं।
शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ दावे ही करती है, खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कभी मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जाती। खबरों में आगे दिखाएंगे लखपति भिखारी। कराची में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं शैतान तो कैद कर दिया गया, लेकिन माफिया को कौन लगाम देगा। नाजायज मुनाफाखोरी का घिनौना खेल जारी। कराची में मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा। दुकानदारों का कहना है कि डीलर सप्लाई नहीं दे रहे। कल से तो मुर्गी आएगी ही नहीं होगी। अगर जिसकी अपनी गाड़ी होगी, अगर वो लेकर आ गए अपनी गाड़ी में मुर्गी, तो 550 रुपए किलो बिकेगी बंस रोड पे। मुर्गी फरोशों के मुताबिक सप्लाई मजीद बंद रही तो चिकन की कीमत और भी बढ़ेगी। ब्रोकर और जो फार्म वाला, इनकी मिली भगत है आपस में दोनों की। अब ये रेट 600-650 रुपए फी किलो करने के चक्कर में। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो होने पर खातून खरीदार फट पड़ी। अब मुर्गी से भी गया, पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। क्या कीमतें बताएं, क्या हिसाब हो गई है। मुर्गी 500 से ऊपर हो गई है, कीमा लेने खड़ो तो 750 रुपए। सप्लाई मुअत्तिल होने से मुर्गी का गोश्त महंगा होने के साथ साथ इसकी दस्तयाबी में भी कमी आ रही है। रमजानुल मुबारक के महीने में मसनूई किल्लत पैदा करके शहर में मुर्गी के गोश्त का बहरान पैदा कर दिया गया है और इंतजामिया हमेशा की तरह सो रही है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। लोग चीनी के लिए तरस रहे हैं और आपने अपने गोदाम भरे हुए हैं, तो ये मिठास नहीं बल्कि आग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ़ा कमाने वाले को रिस्क दिया जाता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले पर लानत होती है। फिल्म स्टार रीमा खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। समा को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में रीमा खान ने कहा कि इमरान खान को कामयाबी के लिए कारकर्दगी पर फोकस करना होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक पॉजिटिव इंसान हैं, मैं उनकी फ़ैन भी हूँ और उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। उनको चाहिए कि वो फोकस करें कि इस आवाम की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है, मगर मुझे लगता है उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। इस वक्त जो वो करना चाह रहे हैं, जो उनका दिल चाहता है, उनको वो करने नहीं दिया जा रहा। ऑपोजिशन की गलतियों की जो सज़ा है उसके लिए इदारे हैं, वो इदारे उनके उस काम पर फोकस करें। प्राइम मिनिस्टर का काम है आवाम को किस तरह से सहूलियात मुहैया करनी है। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑपोजिशन के बिखेड़ों में पढ़ने की बजाय, उन पर तवज्जो देने की बजाय फोकस करें कि आवाम के मसाइल का हल कैसे करना है। इस्लामाबाद में भिखारी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा माहाना तनख्वाह लेते हैं। ये सिस्टम कैसे चलता है जानते हैं आदिल तनोली की रिपोर्ट में। आपकी कितनी? 6,000 रुपए ये एक दिन का बनाते हैं जी। 5 से 6,000 रोजाना, यानी 1.5 से 2 लाख रुपए माहाना कमाई। जानते हैं किसकी? इस भिखारी की, जिसे अवाम तरस खाकर खैरात देते हैं। सारा पैसा जाता है ठेकेदारों के पास, जो माल आपस में बांटते हैं और भिखारी को भारी दिहाड़ी मिलती है जनाब। बज़ाहिर कमजोर और लाचार ये माफिया इस कदर मजबूत है कि बड़े बड़े क्रैकडाउन करके भी पुलिस वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गुज़श्ता 3 माह में 3,316 भिखारी और 19 ठेकेदार गिरफ्तार किए गए। जुर्माने देकर या जमानत पर सब छूट गए। वाइग्रेंट्स एक्ट के तहत इनकी बेशक अरेस्ट होती हैं, लेकिन इनको हैवी या थोड़े जुर्माने किए जाते हैं, जिसके बाद ये जुर्माने दे के वापस अपनी लोकेशंस पे आ जाते हैं। लेजिस्लेशन की जिसमें हार्ड पनिशमेंट्स हों उसकी बहुत ज़रूरत है। पुलिस को ये भी शिकवा है कि इंसानी हकूक की वजारत और इदारे भिखारियों को तहवील में लेने और इस्लाम तावन के लिए कानूनन पाबंद ही नहीं। ऐसे में पुलिस करे भी तो क्या? जब हम कोई छोटा बच्चा जो कि भिखारी होता है या कोई बड़ा या कोई औरत या कोई ख्वाजा सिरा अगर उसको उठाते हैं तो बहुत सी ऐसी मतलब हमें उनको रखने में बेसिकली इशू होता है। पुलिस हुकाम कहते हैं भिखारियों के तायब होने तक इन्हें इस्लाही मराकज में रखने और ठेकेदारों को निशाने इबरत बनाने का कानून हो तो ही कुछ बात। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।